हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, वी विल जस्ट गो थ्रू द बेसिक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इन दिस लेक्चर. सो वी विल स्टार्ट नाउ. सी, न्यूक्लिक एसिड physiological traits. What it means is physiological build, digestion, immunity inherited to offspring by a parent oblique blood relations. ओके, ये किसने बताया? कि मेंडल ने बताया. ठीक है, ये जो कैरेक्टर बना हुआ है ये बेसिकली मेंडल का है, आपको मान लेना है. ठीक है, तो देन मेंडल का नाम क्या था? तो ग्रिगोर मेंडल पोस्टुलेटेड दिस द टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स. ओके, but then we called it as the father of genetics. Gregor Mendel postulated the terms of genetics, genetic material, what we called it as a genetic material, and also him we called it as a father of genetics. ठीक है, अभी उसके बाद ये मेंडल ने पोस्टुलेट किया जिसको हम बोल रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. अभी उसके बाद में बात करेंगे, एक J.F. मिशर आया. उसके बाद और एक पागल साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था J.F. मिशर. पूरा नाम है जोहान फ्रेडरिक मिशर. ओके, तो उसने क्या बताया कि जो ये डीएनए जो बना होता है वो बना होता है फाइबर और प्रोटीन के साथ. इसका मिक्सचर होता है, उसको हम बोलेंगे डीएनए. ठीक है, सॉरी, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लिन. जो न्यूक्लिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? फाइबर्स और प्रोटीन है. इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लिन. ये किसने बताया? J.F. मिशर ने बताया. ठीक है, अब उसके बाद डीएनए, न्यूक्लिन को बाद में क्या बोला गया? डीएनए बोला गया. और ये किसने बताया? दिस नेम इज़ गिवन बाय मैम. क्या, कौन आई थी? एक मैम आई थी. उन्होंने क्या किया? डीएनए को नाम दिया एज ए डीएनए. नाम किसने दिया? मैम ने नाम दिया. मैम स्टैंड्स फॉर MAM. मैम स्टैंड्स फॉर M फॉर मैक्लॉयड, A फॉर अररी एंड M फॉर मैककार्टी. ये जो मैम आई थी, उन्होंने क्या किया कि डीएनए को नाम दे दिया. ठीक है, सो डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय द J.F. मिशर. ठीक है, इन्होंने सिर्फ डीएनए को नाम दिया है, पर सबसे पहले न्यूक्लियन जिसने डिस्कवर किया था वो थे J.F. मिशर. सो वी विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट. डीएनए को नाम किसने दिया था? मैम आई थी. मैम मतलब मैक्लॉयड, अररी एंड मैककार्टी. ठीक है, अब आप बोलेंगे कि डीएनए को वाटसन एंड क्रिक ने फाइंड किया था. नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है. वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को फाउंड किया था. ठीक है, तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? उसके दो टाइप्स हैं. एक उसने किया था कि चारगाप्स रूल को प्रूफ किया था. ठीक है, और उन्होंने बताया था डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. ठीक है, हाँ. और चारगाप्स रूल क्या है? चारगाप्स रूल AT विच इज इक्वल टू C प्लस G. A डबल बॉन्ड विथ T एडेनिन थायमिन एंड C ट्रिपल बॉन्ड विथ ग्वानिन. ओके, ये क्या है? बेस इक्विवेलेंस है. ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट में. दिख रहा है सबको? ओके, ठीक है. अब एक और जो सबको पता है, यूरासिल किस में एब्सेंट होता है? डीएनए एब्सेंट होता है. डीएनए में एब्सेंट होता है. और किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ये जो J.F. मिशर है उसने ये न्यूक्लियन जो स्ट्रक्चर है ये कैसे फाइंड किया था? देखो, मिशर ने क्या किया? टी सेल, BNT लिम्फोसाइट में से जो टी सेल है, टी सेल को निकाला. उसमें से न्यूक्लियस को उसने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर. उसमें उसको दिखा गया कि उसमें जो मटेरियल है वो फाइबर और प्रोटीन से बना गया है. ठीक है, मिशर ये डिस्कवर कर रहा था तब उसको फाइबर और प्रोटीन मिला. अभी चलते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स में. ठीक है, हमारा जो विल्ड है, डाइजेशन और इम्यूनिटी कैसी होगी, ये हमारे डीएनए में कोड रहता है. ठीक है, अभी जो हमारा फिजियोलॉजिकल विल्ड है वो किससे बना है? एंजाइम्स और एंड रिसेप्टर से बना है. फिर डाइजेशन हमारे बॉडी में हो रहा है.
वो डाइजेशन कैसे होता है, एंजाइम्स होता है और एंजाइम्स के साथ उसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इम्यूनिटी बनी हुई है, इम्यूनिटी कैसे बनती है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ है बॉडी में हमारे, और उसके क्या है, रिसेप्टार्स से, जो वाई शेप फॉक जैसे होता है वही है, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स है बिल्ड, डाइजेशन एंड इम्यूनिटी, ये किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। और प्रोटीन किससे फॉर्म होते हैं, फॉर्मड इन द बॉडी बाय डीएनए, ठीक है। इसका बाप कौन है, जो डीएनए जो सबको एक बार कोड कर रहा है, उसी से सब इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलता है। ओनली 1% ऑफ डीएनए हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस द कोड द प्रोटीन। जो ये सब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के 1% में है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा ऐसे 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 डीएन है, और ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये M1 रिसेप्टर जीन है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो जीन है हमने मान लिया वो M1 रिसेप्टर जीन है, और ये जो यहाँ पे है इसको मान लिया कि ये अमाइलेज जीन है। तो अमाइलेज एक जीन में 101 प्रोटीन्स है और 101 जीन्स है, ठीक है। ऐसा मान के चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जीन 101 जीन प्रोटीन्स ही 101 जीन्स बनाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। द सेट ऑफ एक्टिव जीन्स इन द पर्सन इज कॉल्ड एज जीनोम ऑफ दैट पर्सन। ये इस बात को याद करिए, पूछ सकता है कि ए सेट ऑफ एक्टिव जीन्स इन अ पर्सन इज कॉल्ड एज इज अ जीनोम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि 101 प्रोटीन सी 101 जीन्स बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देख लो यहाँ पे एक जीन है, ठीक है, एक जीन है, वो क्या कर रही है, प्रोटीएज बना रही है, एंजाइम बना रही है, इंटीग्रेज बना रही है, ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बना रही है। अब बताओ मेरे को कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो कौन बना रहा है, कौन सा जीन बना रहा है, वो जीन का नाम है पॉल जीन। अभी बोलो बच्चों, कभी भी आप भूलेंगे नहीं उस जीन का नाम क्या है, कि पॉल जीन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि 101 और 101 प्रोटीन्स है, ऐसा कुछ नहीं है, एक जीन भी तीन प्रोटीन बना सकती है, ठीक है। अभी ये जो एक एग्जांपल देखो, पेप्सिनोजन दिस इज अ इनएक्टिव फॉर्म, ओके। पेप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, पेप्सिन बनेगा। पेप्सिन किस में यूज होता है, इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ, आप कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो क्लियर दिख रहा है, ओके ठीक है। चलो अभी सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ओके। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या है, जिसको हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। देखो बहुत सिंपल है, अभी बताऊंगा, बाद में कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक कहानी की तरह समझ लो, एक डीएनए उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। फिर वो कन्वर्जन हो जाता है एमआरएनए में, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। अभी हम इसको एक कहानी की तरफ से समझते हैं। डीएनए कौन है, डायरेक्टर है, ठीक है, उसको क्या करना है, फिल्म बनानी है, तो एक्टर के पास जाना है। एक्टर कौन है, शाहरुख खान है, पर ये जो डायरेक्टर है वो है केरल का, तो उसको सिर्फ मलयालम आती है, ठीक है। मलयालम तो अपने शाहरुख खान को तो आती नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक ढूंढेगा ट्रांसलेटर। क्या होता है, ट्रांसलेटर। तो डीएनए से उसको फिल्म बनानी है, ठीक है, और उसको शाहरुख खान को समझानी है। तो वो क्या करेगा, एक ट्रांसलेटर रखेगा। तो डीएनए से एमआरएनए बन गया ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। ट्रांसलेशन किसने किया, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अभी देखो एमआरएनए से प्रोटीन हो गया, ठीक है। अभी एमआरएनए इसने डायरेक्टर से ये जो ट्रांसक्रिप्टर है उसने मलयालम भाषा को समझ लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, अभी हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, किसको, शाहरुख खान को। मान लो ये डायरेक्टर है, ये शाहरुख खान है, मतलब हीरो है। तो एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा हिंदी में। तो एमआरएनए टू प्रोटीन बन गया ट्रांसलेशन। देखो ये डायरेक्टर समझता है न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज, और हमारा जो शाहरुख खान है वो समझता है अमीनो एसिड की लैंग्वेज। सो व्हाट द रिलेशन विल बी, डीएनए टू एमआरएनए, these both are Malayalam people, okay, Kerala people.
सो दे विल बी लाइक न्यूक्लियोटाइड। बर हमारा शाहरुख खान हुआ इंडिया, यहाँ का महाराष्ट्र का, मुंबई में रहता है ना, तो हुआ अमाइनो एसिड वाला, समझ गए। इसमें अच्छे से याद रखिए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, और ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज ए जीन एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है। अभी डीएनए से हमें डीएनए बनाना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो वो कैसे होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस होगा वो होगा रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनाना है। अब मुझे बताओ कि डीएनए से आरएनए बनाना हम लोग सीख गए, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बनता है जिस पे एंजाइम यूज होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वो किससे बनता है, पोलजीन से। अभी तो यहाँ पे पहले बताया था। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए से बन रहा है प्रोटीन हमारा, ठीक है। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए का है, इनसाइड द न्यूक्लियस है, और ये एमआरएनए है, ये भी इम्परफेक्ट है, ठीक है। अभी इसको इम्परफेक्ट से परफेक्ट बनाना है। एमआरएनए यहाँ, ये दोनों कहाँ है, डीएनए और एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर है, और ये जो प्रोटीन्स है वो साइटोप्लाज्म बाहर है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है, इसको इम्परफेक्ट एमआरएनए, इसको बनाएंगे परफेक्ट, और परफेक्ट से बनेगा प्रोटीन, ठीक है, समझ गए। अभी देख लेते हैं द ट्रांसलेशन बाय टीआरएनए। ट्रांसलेशन का कौन करा रहा है, तो टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, एंड द ट्रांसलेशन साइट कहाँ हो रही है, राइबोसोम में हो रही है, ठीक है। आरआरएनए करा रहा है। द ट्रांसलेशन साइट वुड बी आरआरएनए, जहाँ पे राइबोसोम फैक्ट्री आरआरएनए राइबोसोमल होता है वहीं पे, ठीक है। अभी बोथ आर प्रेजेंट आर दी आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये जो पार्ट है ट्रांसलेशन जहाँ भी हो रहा है आरआरएनए, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और ये कहाँ है, न्यूक्लियस में, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, इम्परफेक्ट और परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। एमआरएनए इम्परफेक्ट है, यहाँ पे क्या बन गया, एमआरएनए परफेक्ट बन गया। ये कैसे बन गया, देखो, एमआरएनए इम्परफेक्ट, एमआरएनए मतलब ये वाला, इसमें भरा पड़ा हुआ है कोडिंग सेगमेंट और एक है नॉन कोडिंग सेगमेंट, ठीक है, समझ गए। अच्छे से याद रखना, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सेगमेंट। हमें इसमें क्या कराना है, ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इसको हमें हटा देना है, तो क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इसको जो हटा रहा है, स्प्लाइसिंग ऑफ नॉन कोडिंग सेगमेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्प्लाइसिंग ऑफ नॉन, इसको हटा देंगे तो परफेक्ट बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्प्लाइसिंग ऑफ नॉन कोडिंग सेगमेंट। और ये कौन करा रहा है, स्प्लाइसिंग डन बाय स्प्लाइसियोसोम्स। कभी भी याद, जब भी आपको रात को जब भी मैं पूछूं तो याद रहना चाहिए कि कौन करा है, स्प्लाइसियोसोम्स। और ये क्या है, स्प्लाइसियोसोम्स एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हमारे ने अभी क्या बन गया, इसमें क्या बच गया, कोडिंग सेगमेंट, तो ये हो गया परफेक्ट। और ये नॉन कोडिंग को किसने हकाल दिया प्लाइसियोसोम से, और बन गया प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और कुछ जो टर्म्स है जो आपको याद रखनी है वो है, वेयर द ट्रांसलेशनल साइट, वो हो गई आरआरएनए। ट्रांसलेशन कौन करा रहा है, टीआरएनए। ट्रांसलेशन इज हैपेंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ओके, ठीक है। एंड टीआरएनए ऑल्सो भी इट इज़ कॉल्ड एज ए 3-legged डीएनए, समझ गए, कभी भी भूलना नहीं। अभी देखो, दो और पार्ट हैं, कोडिंग सेगमेंट, उसके हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे, और नॉन कोडिंग सेगमेंट है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स बोलेंगे। यहाँ पे ट्रिक देखो, जो कोडिंग करते हैं फार्मा सेक्टर में, हम उनको क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, ठीक है। कोडिंग सेगमेंट एक्सपर्ट इज इक्वल टू एक्सॉन्स, ई से याद रखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलो, नॉन कोडिंग सेगमेंट। नॉन कोडिंग, जो कोडिंग अभी सीख रहे हैं, ठीक है, पहले जब हम जॉब पे लगते हैं वहाँ पे क्या होता है,